तो स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आज हम कोशिश करेंगे 3 से 4 टॉपिक्स जो छोटे छोटे हैं बट दे आर इम्पोर्टेंट, उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। उसमें जो सबसे पहला हमारा बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं मिक्स एडीमा कोमा। ठीक है जी। अभी जो मिक्स एडीमा कोमा ये होता क्या है, ये किस तरह डेवलप होता है? काफी सारे स्टूडेंट आई गेस ये नाम भी शायद पहली दफा सुना होगा। मिक्स एडीमा तो आपने सुना होगा कि वो हमारे पास सिम्टम है एक हाइपोथायरॉयडिज्म की। बट जब नाम साथ कोमा का आ जाता है ना, इसका मतलब है कोमा एक क्रिटिकल कंडीशन है। तो मिक्स एडीमा कोमा ये वाली कंडीशन हमारे पास कब डेवलप होती है, किस तरह डेवलप होती है, कैसे हमने इस पेशेंट को मतलब डायग्नोज करना है, और डायग्नोज करने के बाद कैसे एट द एंड हमने इस पेशेंट को ट्रीट करना है। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आपकी इमरजेंसी इसके अंदर सर्जिकल इमरजेंसी के अंदर आता है ये वाला केस भी। मिक्स एडिनिमा कोमा सबसे पहले हमारे पास होता है क्या स्टूडेंट्स, काइंडली याद रखिएगा। ये हमारे पास एक पेशेंट है हाइपोथायरॉयडिज्म का। हाइपोथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट अगर उसके ऊपर लेट्स सपोज या तो वो अपनी मेडिसिन के साथ क्या है कंप्लाइंट नहीं है, अडहेयर नहीं है, रेगुलरली अपनी मेडिसिन नहीं ले रहा। याद रखिएगा जरा पूरे सिनेरियो को। एक हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है। वो जो हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है वो क्या नहीं कर रहा, मेडिसिन नहीं ले रहा, अपनी वो मेडिसिन के साथ अडहेयर नहीं, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अडहेरेंस का या कॉम्प्लायंस का। दूसरे नंबर पर एक कंडीशन हो गया ये। दूसरी कंडीशन ये है कि एक मेरे पास पेशेंट है हाइपोथायरॉयडिज्म का, और हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट की बॉडी के ऊपर क्या आती है, कोई ना कोई स्ट्रेस आती है। अब काइंडली जब भी हम वर्ड यूज करते हैं ना पेशेंट की बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, तो स्ट्रेस से ना आपने 3 चीजें याद रखें। अब स्ट्रेस का हमेशा यही मतलब नहीं होता कि पेशेंट मेंटली तौर पर स्ट्रेस ले रहा है, नहीं। काइंडली मेडिकल के अंदर स्ट्रेस का मतलब ये है कि वो आपका किसी भी तरीके से, चाहे वो फिजिकली भी हम आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आ रही है। जैसा कि अगर हम पेशेंट की सर्जरी करिए, सर्जरी इज आल्सो द स्ट्रेस। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन इज आल्सो द स्ट्रेस। अगर पेशेंट की बॉडी के ऊपर लेट्स सपोज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज है या डिक्रीज है, वो भी आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आ रही है। सर्जरी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ट्रूमा हो गया, आपको एमआई हो गया, स्ट्रोक हो गया, ये सारी वो चीजें हैं जो आपकी बॉडी को स्ट्रेस में लेके आती हैं। तो अगर पेशेंट की बॉडी के अंदर ऑलरेडी कोई अंडरलाइन कॉज चल रहा है या ऑलरेडी कोई अंडरलाइन डिजीज चल रही है, तो वो ज्यादा वर्स हो जाती है उन कंडीशंस के अंदर। अगर मैं आपको इसका एक क्लिनिकल सिनेरियो बताऊं, आप सबको पता है कि जो हमारे पास डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ज्यादातर आपको डीके नजर आता है, जो कि कॉम्प्लिकेशन है उसकी। अब उनके अंदर जो डीके है वो आपको कब नजर आता है, जब उनकी भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आती है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट के ऊपर जब स्ट्रेस आती है तो फिर उसको डीके की सिम्टम आती है। जैसे इन्फेक्शन उसको हो गया, सर्जरी हो गई, वो मेडिसिन लेनी थी उसने वो छोड़ दिया, या एमआई है या स्ट्रोक है, या कोई उसको ट्यूमर हो गया। तो जब भी आपको अंडरलाइन क्रॉनिक डिजीज के बाद ऊपर स्ट्रेस आती है तो उसकी सिम्टम और ज्यादा वर्स हो जाती है। इसी तरह अगर मेरे पास पेशेंट है हाइपोथायरॉयडिज्म का, अब इस हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर जब इसकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आएगी तो हाइपोथायरॉयडिज्म की सिम्टम और ज्यादा वर्स हो जाएंगी। इफ यू रिमेंबर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द थायरोटॉक्सिकोसिस। हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर क्या होती है, थायरोटॉक्सिकोसिस, कि सडनली उस पेशेंट के अंदर जो T3 और T4 की प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। जब T3 और T4 की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, वो पेशेंट पाल्पिटेशन, हाइपरथर्मिया, वॉमिटिंग, इस तरह की सिम्टम के साथ आता है। तो इसी तरह आपकी जो हाइपोथायरॉयडिज्म की इमरजेंसी कंडीशन है वो है मिक्स एडिमा कोमा जिसको कहा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आई होप सो यू गेट माय पॉइंट, थोड़ा सा आपके माइंड के अंदर सिनेरियो क्रिएट हो गया। अब हम जरा इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मिक्स एडिमा कोमा हम कहते हैं किस चीज को, सिवियर, डिफाइन जरा कीजिएगा इसको। सिवियर डीकंपनसेटेड, क्या आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो कंपनसेट नहीं कर रहा, डीकंपनसेटेड हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म आपकी डीकंपनसेट हो रही है, और मैंने यहाँ पर साथ वर्ड लिखा है स्वीयर का। वैसे तो डीकंपनसेटेड आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म में डिजीज जब भी आपको कोई डेवलप होती है वो तब भी होती है जब आपकी बॉडी का जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो फेल होता है। मैंने आपको हर सिस्टम के अंदर, चाहे वो सीबीएस था, चाहे वो रिस्पायरेटरी था, चाहे वो रीनल था, जो हमने अभी तक डिस्कस की, मैंने सबके अंदर आपको कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स बढ़ाए हुए हैं। सबके अंदर हार्ट फेलियर है तो हमें पता है कंपनसेटरी के तौर पे एएमपी बीएमपी रिलीज होगा। बीपी ड्रॉप है, कंपनसेटरी के तौर पर रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा। इसी तरह रीनल के अंदर भी हमने देखा था कि अगर उसी तरह ब्लड फ्लो कम जा रहा है तो वो अपने जो मैकेनिज्म्स हैं वो उनको मतलब एक्टिवेट करेंगे, मायोजेनिक वाले। ठीक है।
तो इसी तरह यहाँ पर हमारे पास पेशेंट में ऑलरेडी हाइपोथायरॉयडिज्म है, लेकिन अगर वो हाइपोथायरॉयडिज्म सीवियर हो जाए तो उसको हम कहेंगे सीवियर डीकम्पेंसेटेड हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म हमारे पास क्या हो गया, डीकम्पेंसेट हो गया। और ये हमारे पास जो डीकम्पेंसेशन है इसको हम कहते हैं दैट इज अ एंडोक्राइन इमरजेंसी, दैट इज कॉल्ड द एंडोक्राइन एंडोक्राइन इमरजेंसी। अभी मैं आपको इसकी सिम्टम बताऊंगा, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट ये कितनी खतरनाक सिम्टम आपको इस पेशेंट के अंदर नजर आती है। ठीक है जी। अब इसके अंदर सडनली सर डीकम्पेंसेट हो रहा है तो जाहिर बात है कोई ना कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होंगे। सो दीज प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉमन कि जो इस चीज को ट्रिगर कर रहे हैं, कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट की कंडीशन को डीकम्पनसेशन की तरफ मजीद लेके जाते हैं। तो काइंडली यहाँ पर लिखते जाइएगा। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन है ना हमारे पास, दैट इज अ इन्फेक्शन। हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो उसके अंदर डीकम्पनसेशन और ज्यादा हो सकती है, मोस्ट कॉमन। क्योंकि पता है आपको इन्फेक्शन तो बहुत इजीली हो जाता है। अगर आपको याद हो ना, जो डॉक्टर किरण सीओपीडी का पेशेंट होता है ना, या जो एस्थमा का पेशेंट होता है, अब अंडरलाइन कंडीशन तो चल रही है उस पेशेंट की बॉडी के ऊपर, लेकिन जब उसको भी इन्फेक्शन होता है ना तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एक्यूट एक्साकर्बेशन ऑफ द सीओपीडी। पता है ना, वो पेशेंट उसी टाइम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, काफिंग, उस तरह की सिम्टम के साथ आना शुरू हो जाता है उसके अंदर, क्योंकि पहले ही उसके रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है। जब इन्फेक्शन होता है और ज्यादा इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो और ज्यादा डीकम्पनसेशन हो जाती है रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर। तो इसलिए इन्फेक्शन को मोस्ट कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर या ट्रिगर कहा जाता है, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन भी काज करता है, काफी सारे साइटोकाइंस को भी रिलीज करता है जो आपके मल्टी सिस्टमिक सिम्टम्स लेके आते हैं। दूसरे नंबर पर क्या ट्रिगर हो सकता है सर, यहाँ पर डेट इज अ कोल्ड एक्सपोजर। अगर पेशेंट का कोल्ड के साथ एक्सपोजर हो रहा है तो उसके साथ उसकी वजह से भी पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, ये मिक्स एडिमा कोमा हो सकता है। वैसे कोल्ड एक्सपोजर की वजह से आपको एक और डिजीज है जिसकी सिम्टम वर्स होना शुरू हो जाती है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है, कोल्ड एक्सपोजर इज आल्सो द ट्रिगर ऑफ विच डिजीज एज वेल, कौन सी वो दूसरी डिजीज है अगर आपको याद हो तो? नो आइडिया। देखो बच्चों, जो इस पेशेंट होते हैं ना माइग्रेन के, माइग्रेन वाले पेशेंट का भी जब कोल्ड के साथ एक्सपोजर होता है ना तो उनको सिम्टम वर्स होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वैसे तो उनके और भी बहुत सारे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं, बट कोल्ड एक्सपोजर भी काइंडली याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपको हुआ है ट्यूमर, आप हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट हो और ऊपर से ट्यूमर हो गया, बॉडी पे स्ट्रेस आई, तो हमारे पास डीकम्पनसेशन और ज्यादा वर्स हो जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था सर्जरी, सर्जरी भी हमने बात की थी। इसके अलावा अगर आप क्या करते हो, कोई मतलब कि ड्रग्स ले रहा है तो पेशेंट, अब ड्रग्स यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर ड्रग्स की हम जो बात करें, दीज आर द नारकोटिक्स। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है एंड दैट पेशेंट लव्स टू यूज द नारकोटिक्स, सो इट कैन लीड टुवर्ड्स द एक्टिवेशन ऑफ योर मिक्स एडिमा कोमा सिम्टम्स। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट काइंडली देखिएगा, अगर पेशेंट को एमआई होता है या पेशेंट को स्ट्रोक होता है, दीज आर आल्सो द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। इसके अलावा काइंडली देखिएगा कि अगर पेशेंट सडनली अपनी जो ड्रग्स है ना उनको छोड़ दे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टॉपिंग थायराइड मेडिकेशन, स्टॉपिंग थायराइड मेडिकेशन, कि वो थायराइड की मेडिकेशन इस्तेमाल करते करते सडनली अगर उसने विथड्रॉ किया तो उस पेशेंट के अंदर मिक्स एडिमा कोमा की जो सिम्टम्स हैं ये आना शुरू हो सकती हैं, दैट इज द इमरजेंसी कंडीशन। आगे आते हैं कि सर अगर पेशेंट के अंदर मिक्स एडिमा कोमा की सिम्टम आती हैं तो काइंडली बता दें कि वो सिम्टम्स कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स। अब क्लिनिकल जो फाइंडिंग्स हैं वो वही ज्यादातर होनी है जो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर नजर आती है। वो सिम्टम कौन सी हैं जी? सबसे पहले तो जो आपने, मैं आपको यहाँ पर लिखवाता हूँ, एक ट्राइएड काइंडली याद रखिएगा। बुक्स में वैसे इसकी बहुत सारी सिम्टम लिखी हुई हैं, लेकिन आपने जब भी मिक्सेडिमा कोमा को डायग्नोज करना है एंडोक्राइन की इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, तो आपने काइंडली तीन सिम्टम्स को जरूर देखना है। सबसे पहली सिम्टम क्या है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, कि पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस है
वो चेंज हो जाएगा, उसको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगी, उसको एजिटेशन होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, कि ना उसको जगह का पता चल रहा है, ना उसको टाइम का पता चल रहा है, ना उसको पर्सन का पता चल रहा है, जिसको हम कहते हैं पेशेंट को कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, दूसरी सिम्टम आपने यहाँ पर क्या लिखनी है, पहले अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है, दूसरे नंबर पर हाइपोथर्मिया। आपको पता है ना कि जब T3 और T4 प्रोड्यूस होते हैं, या एटीपी के प्रोडक्शन करवाते हैं, दैट मेंटेन योर बॉडी टेम्परेचर। अब T3 T4 बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं हो रहे, सीवियर डीकम्पेंसेटेड हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, तो पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज अ हाइपोथर्मिया। और दूसरे नंबर पर आपको पता है कि T3 एंड T4 आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन योर ब्लड प्रेशर एज वेल। सो इफ देयर इज नो T3 एंड T4, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है स्टूडेंट्स, वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा, जिसको हम लिखते हैं हाइपोटेंशन। तो आप काइंडली देखिएगा, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, वो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहा है, साथ पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, और मेंटल स्टेटस उसका चेंज हो रहा है, और अंडरलाइन कंडीशन में ये था कि वो पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म का था, तो काइंडली डू रिमेंबर दैट दैट इज द पेशेंट ऑफ द मिक्स एडिमा कोमा। टेस्ट ट्राइएड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो यहाँ पर ना बात बताना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब हमारे पास सामने एमसीक्यूज आता है या पेशेंट आता है, तो उस टाइम पे हमें मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है, पता ही नहीं चल रहा था कि यार अच्छा, एक तरफ हार्ट की सिम्टम्स आ रही हैं, एक तरफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रही हैं, एक तरफ हमारे पास मतलब कि ये बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हुआ पड़ा है। तो उस टाइम पे फिर बंदे को मोस्टली याद ही नहीं रहता कि अच्छा यार ये कोई इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, बट उस बंदे को याद होगी जिसने बार बार पढ़ा होगा, जिसने बार बार इन चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल से रिलेट करके पढ़ा होगा। ठीक है, तो दैट इज अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, हाइपोथर्मिया एंड द हाइपोटेंशन। जैसे मैं आपको अक्सर बताता हूँ ना कि कुछ जो सिम्टम्स होती हैं वो हमारे पास स्पेसिफिक डिजीजेस के अंदर नजर आती है, जैसे मैंने आपको बताया था हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया एंड द एब्डोमिनल पेन, इसके अंदर था एड्रिनल इनसफिशिएंसी के अंदर, समझ लो उसके अंदर ग्लूकोज भी ड्रॉप हो रही है, आपका बीपी भी ड्रॉप हो रहा है, और अगर आपकी बीपी भी ड्रॉप हो रहा है, साथ आपका बॉडी टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है, और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, पेशेंट का अंडरलाइंग डिजीज ये थी तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म था, तो आपने मिक्स एडिमा कोमा कंसीडर करना है उस पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो दीज आर द ट्राइएड ऑफ योर मिक्स एडिमा कोमा। अब इसके अलावा और भी सिम्टम्स होती हैं, जैसे कि उसको एडिमा होना शुरू हो जाता है, जैसे कि मैक्रोग्लोसिया है, नॉन पिटिंग एडिमा है, और इसमें एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो साइन भी कल पढ़ा था, वोल्टमैन साइन, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डीप टेंडन जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, उसके ऊपर डिले हो जाते हैं। रिफ्लेक्स को रिलैक्स करवाने के लिए आपको T3 T4 चाहिए होता है, और जब T3 T4 नहीं होगा तो आपके जो रिफ्लेक्सेस होंगे वो स्लो हो जाएंगे इस पेशेंट को, जिसको हमने वोल्टमैन साइन कहा था। ठीक है, तो इधर भी आपको यही नजर आएगा, उस पेशेंट की बॉडी के जो डिफरेंट रिफ्लेक्सेस हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है, या वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये काइंडली आपने सिम्टम्स याद रखें, बाकी वो सारी हाइपोथायरॉयडिज्म की सिम्टम लिख लीजिएगा, और ये ट्राइड जो मैंने आपको लिखवा दी, इस ट्राइएड को आपने नहीं भूलना। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर दूँ। ठीक है, दीज आर द क्लिनिकल सिम्टम्स। अब आगे आते हैं सर, हम इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे करेंगे। सो डायग्नोज करना कोई हमारे लिए यहाँ पर ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें क्या नजर आएगा पेशेंट का, T3 T4 उसका कम होगा ब्लड सर्कुलेशन, और सीवियर उसकी डेफिशिएंसी होगी। क्या होगा, T3 और T4 की सीवियर डेफिशिएंसी होगी उस पेशेंट के अंदर। तो इस तरह हम इस पेशेंट को इजीली क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डायग्नोज कर लेते हैं। अब डायग्नोज करने के, चले मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे किया जाएगा। डायग्नोज के लिए हम जाएंगे T3 और T4 की तरफ। तो इस पेशेंट के अंदर हमें क्या नजर आएगा स्टूडेंट्स, नंबर वन, हमें इसका जो TSH है वो इंक्रीज नजर आएगा। दूसरे नंबर स्वीयर, मैं देखो 2 टाइम्स डिक्रीज लिखता हूँ, स्वीयर डिक्रीज ऑफ द T3 एंड T4। बाकी सारी क्लिनिकल सिम्टम हाइपोथायरॉयडिज्म की, जहां पर हम लिख देते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स, उनको भी आपने देखना। ठीक है, जब पेशेंट हमारा डायग्नोज हो जाता है, उसके बाद हम पेशेंट को किसकी तरफ लेके जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए, या उसकी मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं कि इस पेशेंट को आपने ट्रीट कैसे करना है, अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन के अंदर पेशेंट मिक्स एडिमा कोमा के साथ आ जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट के अंदर बच्चों आपने इमरजेंसी कंडीशन के अंदर हमेशा क्या करनी होती है, मैनेजमेंट, कि हमने उस पेशेंट की जो अंडरलाइंग सिम्टम्स है उनको आपने क्या करना होता है, सबसे पहले ठीक करना होता है। तो यहाँ पर आते ही आपने उस पेशेंट को क्या लगाना है जी, हमने उस पेशेंट को देनी है
T3 और T4 की, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है इस पेशेंट के अंदर वो क्या है, मेन प्रॉब्लम सर इस पेशेंट के अंदर ये है कि इस पेशेंट का जो T3 और T4 है वो ड्रॉप है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका करेक्ट द T3 एंड T4, करेक्ट T3 एंड T4। और करेक्ट करने के लिए आपको इस पेशेंट के अंदर कितनी थायरॉक्सिन देनी पड़ेगी, कितनी थायरॉक्सिन T4 आपको कितना देना पड़ेगा, 500 माइक्रोग्राम। और जो नॉर्मली, हाँ जी मुझे ये बताएं, नॉर्मल कंडीशन के अंदर आप ऐसे T3 T4 कितना देते हो जी स्टूडेंट्स? अगर पेशेंट हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म का है, नॉर्मली कितनी डोजेज के ऊपर आप उस पेशेंट को डालते हो? जी डॉक्टर हमजा, डॉक्टर असलान, डॉक्टर बासित, एक पेशेंट है आपके पास हाइपोथायरॉयडिज्म का, उसको हमने थायरॉक्सिन के ऊपर डाला हुआ है, तो नॉर्मली हम उसको कितनी डोजेज के ऊपर डालते हैं? हाँ वेरी गुड, 150 माइक्रोग्राम से लेकर 200 के दरमियान, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा इसकी डेफिशिएंसी थी, इसलिए हमने 500 माइक्रोग्राम इस पेशेंट को मतलब देना है, इस मिक्स एडिमा कोमा वाले पेशेंट को बहुत ज्यादा डोजेज हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम क्या था बच्चों, पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहा है, तो इसलिए हम इस पेशेंट की क्या करेंगे, पैसिव रीवॉर्मिंग, पैसिव रीवॉर्मिंग। अब पैसिव रीवॉर्मिंग का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये कि आपने उस पेशेंट को ना ब्लैंकेट के अंदर, वो कहते हैं ना उसके ऊपर आपने ब्लैंकेट डाल देना, ताकि उसकी एटीपी मजीद कंज्यूम ना हो और उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने में हमें थोड़ी बहुत हेल्प मिले। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जरूर मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात होती है कि पैसिव रिवॉर्मिंग आपने करनी है, ये कोई और मैकेनिक या एक्टिव तरीके से आपने बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना, उससे कंडीशन कहते हैं कि और ज्यादा वर्स हो जाएगी। आपने उस पेशेंट की ब्लैंकेटिंग करनी है या आपने उस पेशेंट की बॉडी के ऊपर ब्लैंकेट डाल दो, समझ रहे? ये बात होगी। दूसरे नंबर और क्या था, पेशेंट का बीपी ड्रॉप था, तो आपने ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाना है, वो क्या कर सकते हैं आप उसके लिए, पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स दोगे। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज हमें इनोट्रॉप की जरूरत पड़ेगी तो हम पेशेंट को इनोट्रॉप दे सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर आपने पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करना है। चौथे नंबर पर अगर उस पेशेंट को वेंटिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने क्या करना है, उसको मैकेनिकल वेंटिलेटर के ऊपर डाल दें। अगर वेंटिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो मैकेनिकल वेंटिलेटर के ऊपर आपने इस पेशेंट को डाल देना है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास मेन मतलब, वैसे इसके अलावा और भी जितनी अंडरलाइन सिम्टम्स आपको उस पेशेंट में आएगी ना, उसके अकॉर्डिंगली आपने इस पेशेंट को क्या करना है, ठीक करना है। ब्लड प्रेशर ड्रॉप है, ब्लड प्रेशर को इंप्रूव करो। बात बताने का मकसद ये कि अंडरलाइन सिम्टम्स को आपने ठीक करना है, और जिस चीज की डेफिशिएंसी थी, किस चीज की डेफिशिएंसी है, T3 और T4 की, वो आपने इस पेशेंट को दे देना, ठीक है। तो ये काइंडली यहाँ पर बात याद रखिएगा। ये था हमारा मिक्स एडिमा कोमा। आगे आते हैं जी पेंड्रिट्स सिंड्रोम। पेंड्रिट सिंड्रोम्स होता क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिंड्रोम। देखो बच्चों, जहां पर भी दो सिम्टम्स आ जाते हैं सिंड्रोम के अंदर, वो देखें उसको एग्जामिनर अक्सर पूछ लेते होते हैं। अब एनआरई के अंदर इस तरह इतना डीप के अंदर तो सिंड्रोम्स नहीं पूछे जाते, बट यूएसएमडी हो गया, एएमसी हो गया, इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं वो इतनी ज्यादा डेप्थ के अंदर जाते हैं और वो आपसे ऐसी चीजें पूछते हैं। पेंड्रिट सिंड्रोम्स लाइक ये किस तरह का होता है। अब पेंड्रिट सिंड्रोम के अंदर देखिएगा काइंडली, यहाँ पर जो हमारे पास पेशेंट में प्रॉब्लम होगा वो है पेंड्रिन्स, इसके अंदर पेंड्रिन चैनल के अंदर, चैनल कह लो आप इसको, ट्रांसपोर्ट होता है, पेंड्रिन चैनल्स इम्पेयरमेंट। पेंड्रिन चैनल इम्पेयरमेंट, अगर आपको याद हो, जब मैं आपको T3 और T4 की फॉर्मेशन करवा रहा था, तो उसके अंदर मैंने आपको एक लिखवाया था सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, जिसने क्या किया था, आयोडाइड को आपके जो एपिथेलियल सेल्स थे ना उसके अंदर लेके गया था। फिर एपिथेलियल सेल से जब हम आयोडाइड को अंदर कॉलॉइड या जो फोलिकुलर सेल्स का ल्यूमन था वहां पर जब हमने भेजना था ना, तो उसके लिए मैंने आपको एक मॉलिक्यूल लिखवाया था पेंड्रिन, पेंड्रिन ट्रांसपोर्टर, अगर आपको याद हो, ठीक है। वो मैंने वहां पर भी आपको उसको लिखवाने का रीजन यही था, क्योंकि मुझे पता था कि ये पेंड्रिट सिंड्रोम पेशेंट को होता है, तो हमें वहां से अगर आइडिया हो गए तो यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करना हमारे लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता। सो पेंड्रिट चैनल्स की इंपेयरमेंट होती है that cause the that cause the hypothyroidism। जारी बात है, जब वो आयोडाइड को ल्यूमन में फेंकेगा नहीं तो हमारे पास T3 और T4 नहीं बनेगी, तो पेशेंट के अंदर क्या होगी, हाइपोथायरॉयडिज्म। और हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर आपको पता है कि क्या होता है सर, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर
TSH ज्यादा होता है। जब TSH ज्यादा होता है तो आपके थायराइड के फॉलिकुलर सेल्स को ज्यादा स्टिमुलेट करता है। जब थायराइड के फॉलिकुलर सेल ज्यादा स्टिमुलेट होते हैं तो आपके जो थायराइड ग्लैंड का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्वाइटर। तो एक तरफ तो आपको इस पेशेंट के अंदर क्या नजर आएगा, ग्वाइटर। दूसरे नंबर स्टूडेंट्स, जो आपके अंदर आपके ईयर के अंदर कॉकलिया होता है ना, ईयर के अंदर क्या है, कॉकलिया। इस कोक्लिया की फंक्शनिंग के लिए भी ना, इस कोक्लिया को फंक्शनिंग के लिए इसको भी पेंड्रिन ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है, इसकी पेंड्रिन चैनल की या ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है। तो अगर पेंड्रिन के अंदर, मतलब कि पेंड्रिन बनाने वाली जीन के अंदर म्यूटेशन है, तो वो जहां जहां पर भी पेंड्रिन बनेगा, जाहिर बात है वो एबनॉर्मल बनेगा। तो इसलिए आपके एक तो थायराइड ग्लैंड के अंदर पेंड्रिन एबनॉर्मल बनेगा, दूसरा आपकी ईएस के अंदर जो कोक्लिया है उसके अंदर पेंड्रिन एबनॉर्मल बनेगा, जिसकी वजह से डॉक्टर असलान, दिस पेशेंट प्रेजेंट्स विद द सिम्टम्स ऑफ गोइटर एंड द हियरिंग लॉस। ओ माय गॉड, कैसे आएगा पेंड्रिन सिंड्रोम का पेशेंट्स, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जरा जी। पेंड्रिन सिंड्रोम का पेशेंट हमारे पास आता है दो बड़ी क्रिटिकल सिम्टम के साथ। एक उसका क्या बना होता है, ग्वाइटर, और दूसरी तरफ उस पेशेंट के अंदर आपको नजर आती है क्या, हेयरिंग लॉस। हेयरिंग लॉस विद द ग्वाइटर, तो ये हमारा होता है पेंड्रिट सिंड्रोम। ठीक है, छोटा सा काइंड याद रखिएगा। आगे आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द क्लिनिकल एसोसिएशन ऑफ द सोलिटरी थायराइड नड्यूल। मतलब कि अब आप डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं अपने क्लिनिक के अंदर, आपके पास एक पेशेंट आता है जिसके थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या बना हुआ है, नोड्यूल, और वो एक सिंगल नोड्यूल है, जिसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोलिटरी। सोलिटरी का मतलब होता है तन्हा, अकेला। मल्टी नोड्यूलर होते हैं या सोलिटरी होते हैं, तो यहाँ पर हम क्या नहीं लिखते हैं, आपके पास पेशेंट आता है सोलिटरी थायराइड नेड्यूल। आपकी बुक ने इसके बारे में बड़ा कुछ लिखा होगा, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये वाला ग्राफ है। मैंने इसलिए यहाँ पर ग्राफ बड़ी मेहनत से ना इसको बना लिया था, क्योंकि अगर आपको ये ग्राफ आता है ना तो आपको एसेसुएट करना चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। मतलब देखो, सबसे पहले आपके पास पेशेंट आ गया डॉक्टर किरण, कि उसके थायराइड ग्लैंड के ऊपर बना हुआ नड्यूल, क्या बना हुआ है, नड्यूल बना हुआ है। जब पेशेंट और सोलिटरी है, सिर्फ एक नड्यूल है, क्योंकि आपको पता है जो मल्टीपल नोड्यूल्स होते हैं वो तो हाइपरथायरॉइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर होते हैं, और उसकी एसोसिएशन, उसकी सिम्टम हमारे पास डिफरेंट होती है, और उसको हमने एक डिफरेंट तरीके से ट्रीट भी किया था। लेकिन अगर सोलिटरी थायराइड नोड्यूल के साथ पेशेंट आता है तो इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे इसके डिफरेंशियल या डीडीज बनाने। सो सोलिटरी थायराइड नोड्यूल वाले पेशेंट के अंदर जो हम सबसे पहला काम करते हैं वो है FNA, फाइन नीडल एस्पायरेशन। क्या करनी है आपने इसकी, फाइन नीडल एस्पायरेशन, नीडल लेनी है, और उस नीडल से आपने क्या करना है, इसके थायराइड ग्लैंड में से सैंपल लेना है। जब आप नीडल के जरिए थायराइड ग्लैंड में से सैंपल लोगे, तो यहाँ पर हम उस सैंपल की जो आपने बायोप्सी ली है उसको हम अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे, और माइक्रोस्कोप के ऊपर देखने के बाद हमें पता चलेगा कि सेलुलरिटी ज्यादा है, सेल की डिफरेंशिएशन कितनी हुई है, सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का है, कि मतलब कि फाइन नीडल एस्पायरेशन से हम चार डायग्नोज बनाते होते हैं। वो चार डायग्नोज क्या हो सकते हैं, सबसे पहले या तो मलिग्नेंसी हो सकती है, मतलब कि डिफरेंशिएटिंग, नॉन डिफरेंशिएटिंग सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, क्या नजर आ रहे हैं, नॉन डिफरेंशिएटिंग सेल्स, और मल्टीपल सेल्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, पेशेंट के अंदर मलिग्नेंसी है, वो जो नड्यूल है वो कैंसरियस नड्यूल है। दूसरे नंबर पर हमें वहां पर जो नड्यूल के अंदर अंदर क्या नजर आ सकता है, बिनाइन फाइंडिंग, यार ट्यूमर तो बना हुआ है लेकिन ये बिनाइन है, क्या है, ये बिनाइन फाइंडिंग है, मतलब इतनी ज्यादा को अनडिफरेंशिएशन सेल्स के अंदर नहीं हुई होगी। तो यहाँ तो मेलिग्नेंसी हो सकती है, कार्सिनोमा हो सकता है, या बिनाइन कंडीशन हो सकती है, वो जो नड्यूल बना हुआ, ठीक है। इसके अलावा दो और एसेसुएशन हो सकती हैं। एक एसेसुएशन ये है कि हमें लग रहा है कि उस पेशेंट के अंदर फोलिकुलर लीजन हुई है, मतलब कि उस पेशेंट के अंदर कार्सिनोमा हो सकता है, बट हम यहाँ पर 100% श्योर नहीं है। जैसे मेलिग्नेंसी के अंदर आप देखते हो कि डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा हुई है, वी आर 110% वी आर श्योर दैट दिस पेशेंट हैज द मेलिग्नेंसी, बट इन सम कंडीशंस वी आर नॉट 100% श्योर दैट दिस पेशेंट हैज द मेलिग्नेंसी और नॉट, लाइक वी आर 50-50, ठीक है। सो उस कंडीशन के अंदर जहां पर आपको 50-50 वाला सीन लग रही है, उसको हम कहते हैं सस्पिशियस फॉलिक्यूलर लीजन। क्या है, सस्पिशियस फॉलिकुलर लीजन। हमें लग रहा है कि यार इसकी फॉलिकल्स के अंदर ना लीजन हुई है,
मतलब कार्सिनोमा हो सकता है बट वी आर नॉट श्योर। तो इसको फिर आपने इस बॉक्स के अंदर लिखना है, फॉलिकुलर सस्पिशियस फॉलिकुलर लीजन है, ठीक है, बिनाइन malignancy या 50-50% है। या फिर हमारे पास आता है जी नो, पता ही नहीं चला आपको कि है क्या, इसको हम लिखते हैं नॉन डायग्नोस्टिक, नॉन डायग्नोस्टिक। अब ये चार कंडीशन आपको फाइन नीडल एस्पायरेशन ने बता दी है कि भाई यहाँ तो ये नॉन डायग्नोस्टिक है, हमें पता ही नहीं चल रहा, यहाँ क्या ये बिनाइन कंडीशन हो सकती है, यहाँ क्या ये मेलिग्नेंसी है, या फिर ये क्या क्या हम 50-50 हैं कि ये बिनाइन भी हो सकता है, ये मेलिग्नेंट भी हो सकता है, जिसको हमने कहा है फॉलिक्यूलर लीजन, ठीक है जी, सस्पिशियस फॉलिक्यूलर लीजन। अब फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर वो है नॉन डायग्नोस्टिक, यार नड्यूल भी बना हुआ है और आपको पता भी नहीं चल रहा, उस कंडीशन में आपने क्या करना है, रिपीट एफएनए। अगर नॉन डायग्नोस्टिक है तो आपने क्या करना है, उसका फाइन नीडल एस्पायरेशन जो बायोप्सी है ना, ये आपने क्या करनी है, उस पेशेंट की रिपीट करनी है, अगर नॉन डायग्नोस्टिक, अगर आपको पता नहीं चल रहा, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मेलिग्नेंसी है, तो आपको पता है मेलिग्नेंसी है तो हम किसकी तरफ जाएंगे, जल्दी जल्दी चलो जी इसको रिमूव करो, तो आपने इस पेशेंट की कर देनी है थायरोइडेक्टोमी। अगर मेलिग्नेंसी है तो फाइन नीडल एस्पायरेशन के बाद ही आपने उस पेशेंट की थायरोइडेक्टोमी कर देनी है, ठीक है। अब आते हैं कि सर अगर बिनाइन कंडीशन है, क्योंकि आपको पता है 90% जो होती है कंडीशन वो बिनाइन ही होती है, तो अगर बिनाइन है तो फिर नेक्स्ट मैंने क्या देखना, आपने देखना कि यार ये जो बिनाइन है क्या ये सिस्ट है, आपको पता है सिस्ट के अंदर क्या बनाता है, फ्लूइड, या फिर क्या है कि इस पेशेंट के अंदर ये कोलॉइड नड्यूल है, मतलब कि जो कोलॉइड होता है ना, अंदर ल्यूमन होता है जो आपके फोलिकुलर सेल्स का, कि वहां कोलॉइड के अंदर सस्पेंशन हुई है, जो कोलॉइड है वो क्या हो गया, इनलार्ज हो गया। तो बिनाइन के अंदर दो कंडीशंस हो सकती है, या तो सिस्ट है कि मतलब ज्यादा फ्लूइड है उसके अंदर जो आपने सैंपल लिया है, या फिर ये कि अगर उसके कोलोइड्स के अंदर नड्यूल है, कोलोइड्स के अंदर अगर आपको ज्यादा सस्पेंशन नजर आ रही है। अगर तो वो सिस्ट है तो आपने क्या करना है, उसको एस्पायरेट करना है। सारी बात आपको पता है, जब भी सिस्ट बनी होती है, वो चाहे वो आपके पास हिपैटिक सिस्ट है, चाहे वो मैंने आपको एक अभी सिस्ट भी सेंड की, अगर आपको याद हो ना, ग्रुप के अंदर पिनोनाइडल सिस्ट थी जो, ठीक है, जो आपके बटक्स के ऊपर बनती है, तो अगर वो वाली सिस्ट है, कहीं पर भी जब सिस्ट होती है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, एस्पायरेट करते हैं। क्या करते हैं, एस्पायरेट करते हैं। अब आपने क्या किया, बिनाइन था, सिस्ट थी, एस्पायरेट किए, अब एस्पायरेट करने के बाद क्या हो गया, दोबारा सिस्ट वहां पर बन गई है। काइंडली अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि उस पेशेंट के अंदर रीअक्यूमुलेशन हुई है, मतलब कि आप उस पेशेंट की ना 3 दफा सिस्ट को रिमूव कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या कर रही है, वो दोबारा दोबारा सिस्ट बन रही है। तो अगर 3 टाइम से ज्यादा वो सिस्ट हमारे पास बन गई है, तो फिर एट द एंड जाकर आपने क्या करना, उस पेशेंट की थायरोइडेक्टोमी कर देनी। आप भी उस पेशेंट की इस थायराइड ग्लैंड से क्या है, तंग आ जाओगे, तो आपने क्या कर देनी फिर एट द एंड, उस पेशेंट की थायरोइडेक्टोमी कर देनी। तो आप देख रहे हो इसके अंदर हमारी डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन भी अच्छी हो रही है, और यहाँ पर आपकी ट्रीटमेंट भी अच्छा हो रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि बुक्स की लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इस ग्राफ को याद रखना है, दिस ग्राफ विल हेल्प यू अलॉट। आपने पेशेंट का नड्यूल है, फाइन नीडल एस्पिरेशन की, बिनाइन था, देखा फ्लूइड बना हुआ है, फ्लूइड इकट्ठा है, सिस्ट है, उसको एस्पायरेट किया। अब एस्पायरेट करने के बाद मतलब तो 3 दफा उसकी ये सिस्ट बन चुकी है, जब 3 दफा से ज्यादा फिर सिस्ट बन गया, रीअक्यूमुलेट रीअक्यूमुलेट रीअक्यूमुलेट, आपने उस पेशेंट को क्या कर देनी, थायरोइडेक्टोमी, ना हो सी ढोला ते ना हो सी ढोला, ठीक है। अब दूसरी तरफ आते हैं कि अगर कोलॉइड की सस्पेंशन होती है, कि कोलॉइड जो है ना वो बार बार इनलार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, कोलोइड उसका इनलार्ज हो रहा है बार बार, तो उस पेशेंट को आपने क्या करना है, पहले आपने T4 की थेरेपी करवानी, T4 थेरेपी, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार इसके जो कोलोइड की सस्पेंशन हो रही है ना, शायद वो T3 और T4 की फॉर्मेशन कम होने की वजह से हो रही है, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में तो यही होता है ना। तो आप उस पेशेंट को देते हो T4 की थेरेपी। अगर आपने उसको T4 की थेरेपी दी है, पेशेंट हमारा ठीक हो गया, वेल एंड गुड है। लेकिन अगर वो ठीक नहीं हो रहा, T4 कोलॉइड नड्यूल बना हुआ है, T4 थेरेपी की है, लेकिन थेरेपी देने के बावजूद वो पेशेंट की जो सिम्टम्स है वो कंटिन्यू है, मतलब कि जो नड्यूल है वो वैसे का वैसे ही है। तो अगर नड्यूल वैसे का वैसे है, तो दोबारा फिर हमने पेशेंट को किसकी तरफ ले जाना है, वी विल टेक दिस पेशेंट टुवर्ड्स द थायरोइडेक्टोम, ठीक है। तो काइंडली देखिएगा
पेशेंट आया नड्यूल के साथ, अगर वो बिनाइन है तो आपने क्या करना है, देखना है कि भाई सिस्ट है या नड्यूल के कोलॉइड के अंदर नड्यूल बना है। अगर तो सिस्ट है तो आपने उसको रिमूव करना है, एस्पायरेट करना है। 3 दफा एस्पायरेट कर चुके हो लेकिन बार बार बढ़ रही है, फिर आपने थायरोइडेक्टोमी करनी है। कोलॉइड बना हुआ है, कोलॉइड के अंदर नड्यूल है, कोलॉइड की एक्सपेंशन है, T4 थेरेपी देके चेक करो। अगर वो ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो उसको भी थायरोइडेक्टोमी की तरफ आपने ले जाना है। ठीक है। So until now we have discussed that if the patient is a non-diagnostic with FNA, so we will repeat the FNA. If the patient has the benign symptoms, we will go towards the is it the cyst or is it the colloid nodule. If it's the cyst, we will aspirate that cyst. And if the cyst is becoming again and again more than 3 times, you will go towards the thyroidectomy. Like, and in another condition like colloid nodule, so you will give the T4 therapy, जिसको मतलब कहते हैं ट्रायल थेरेपी होती है ये। तो अगर T4 देने के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हो रहा तो भी इसकी भी क्या करो, थायरोइडेक्टोमी कर दो। अगर मेलिग्नेंसी है तो यू नो दैट वी विल गो टुवर्ड्स द थायरोइडेक्टोमी। वो अब आपको सारा पता है, सब टोटल करनी है या टोटल करनी है, उसकी पेशेंट की आपने एज फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो 45 ईयर से कम है तो टोटल थायरोइडेक्टोमी की तरफ जाते हैं। अगर वो पेशेंट 45 ईयर से ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, लोबेक्टोमी की तरफ या सब टोटल थायरोइडेक्टोमी की तरफ जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं उस कंडीशन की तरफ जिसके बारे में हमें 50-50% था, दैट इज अ सस्पिशियस फॉलिकुलर लीजन। अब इस पेशेंट के अंदर आपने फिर नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो कौन सी है, दैट इज अ रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन। जहां पर आप 50-50% हो तो रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन आपने करना है। आपको पता है स्कैन क्या बताता होता है, स्कैन हमें बताता है कि भाई कितना ब्लड फ्लो है जो थायराइड ग्लैंड की तरफ जा रहा है, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड फंक्शनिंग कितना एक्टिव है। तो अगर आपके पास ज्यादा, वो मैंने आपको रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन की फोटो भी दिखाई हुई है, तो अगर वहां पर ज्यादा आपको ब्लैकिश नजर आ रहा है, इसका मतलब ब्लड का फ्लो भी ज्यादा, T3 T4 ज्यादा बन रहे हैं। तो उस कंडीशन को, जहाँ पे ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है, जहां पर हमें ज्यादा डार्क सर्कल्स नजर आते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन को, तो उसको हम कहते हैं दैट इज अ हॉट नड्यूल, दैट इज अ हॉट नड्यूल। लेकिन अगर नड्यूल बना है, पेशेंट के अंदर हमें फोलिकुलर लीजन भी नजर आ रही है और रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन हमें लेस एक्सपेंशन दिखा रहा है, लेस ब्लड का फ्लो दिखा रहा है थायराइड ग्लैंड की तरफ, तो उसको आपने क्या कहना है, दैट इज अ कोल्ड, दैट इज अ कोल्ड नड्यूल। अब बंदे भाई ये जो तेरे नड्यूल बना हुआ है ये कोल्ड नड्यूल है, रेडियो एक्टिव आयोडीन ने भी, रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन ने भी हमें बता दिया। अगर हॉट है तो आपको पता है कि हम किसकी तरफ जाते हैं, पेशेंट को हाइपरथायरॉइडिज्म के ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। और हाइपरथायरॉइडिज्म ट्रीटमेंट के साथ साथ हम इस पेशेंट को क्या करेंगे, एट द एंड थायरोइडेक्टोमी करनी है आपकी, याद है ना कि जो हमारे पास ग्रेव्स डिजीज का पेशेंट था, जो पेशेंट हमारे पास थायराइड एडिनोमा का था, उन सब पेशेंट का एट द एंड हमने क्या किया था, हमने कहा था कि सर हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, या तो हम एंटी थायराइड ड्रग्स दे सकते हैं, या हम इस पेशेंट को रेडियो एक्टिव आयोडीन दे सकते हैं, या हम इस पेशेंट की सर्जरी करेंगे। और फिर मैंने आपको प्रेफरेंस भी बताई थी कि आपने ड्रग्स कब देनी है, आपने सर्जरी कब करनी है, और आपने रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन कब करना, सॉरी रेडियो एक्टिव आयोडीन आपने कब देनी है फोलिकल्स को डिस्ट्रॉय करना। अगर तो वो पेशेंट यंग था तो हमने कहा था कि आप उस पेशेंट के अंदर रेडियो एक्टिव आयोडीन दे सकते हो, लेकिन अगर एल्टर है तो नहीं देना, आप सर्जरी की तरफ जाओ। इस तरह हमने कहा था अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है, चिल्ड्रन है, तो रेडियो एक्टिव आयोडीन नहीं देनी आपने, ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं देनी, आपने प्रेग्नेंट को नहीं देनी, आपने चिल्ड्रन को रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी नहीं देनी। उनके अंदर हमने कहा था कि या तो एंटी थायराइड ड्रग्स की तरफ चले जाएं, या फिर आप उन पेशेंट के अंदर सर्जरी की तरफ चले जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हॉट नड्यूल है या कोल्ड नड्यूल है, दोनों का ट्रीटमेंट यही है कि भाई कोल्ड नड्यूल है तो कैंसरियस है, थायरोइडेक्टोमी करनी है। हॉट नड्यूल है, एंटी थायराइड ड्रग्स के ऊपर डालते हैं हम, कितनी देर तक, पेशेंट को 2 से 3 महीने तक, उसके बाद फिर हम उस पेशेंट की थायरोइडेक्टोमी कर देते हैं। और जब आप 2 से 3 मंथ तक उस पेशेंट को एंटी थायराइड ड्रग्स के ऊपर डालते हैं, तो मैंने आपको बताया था कौन सी तक देनी है, कार्बिमाजोल, कितनी डोजेज देनी है, स्टार्ट के अंदर 5 to 7 डेज तक 10 mg देनी है। सो आफ्टर 10 डेज यू विल गिव द 5 mg। तो कितना मतलब कि मजे की चीज है कि हम सर्जरी भी सीख रहे हैं और साथ साथ कब क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जब भी नड्यूल होता है, ये मैं शायद कल ही एमसीक्यू सॉल्व कर रहा था आपके स्टेप 2 एग्जाम के अंदर, तो उन्होंने यही पूछा था कि बंदा आपका नड्यूल के साथ आया हुआ, बताएं क्या करेंगे आप सबसे पहले। क्या आप उस पेशेंट का रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन करेंगे, आप उसका एफएनए करेंगे, आप उसकी मतलब के एक्सरे करवाओगे, अल्ट्रासाउंड करवाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो टुवर्ड्स द एफएनए। ठीक है,
चलिए जी, ये हमारे पास ये सोलिटरी थायराइड नोड्यूल एवेल्युएशन, ये चार्ट आप बना लीजिएगा काइंडली, ये मैं कल आपका चेक करूंगा, ठीक है। आगे आते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक इज द रेट्रोस्टर्नल ग्वाइटर। रेट्रोस्टर्नल ग्वाइटर, आप इस डिजीज के नाम के ऊपर काइंडली थोड़ा सा फोकस कीजिए कि ये डिजीज का नाम आपको क्या बता रहा है। ये बता रहा है, रेट्रो का मतलब होता है बिहाइंड, स्टर्नल का मतलब क्या होता है स्टर्नम, और ग्वाइटर का क्या मतलब है जी ग्वाइटर। अगर आपकी स्टर्नम के पीछे ग्वाइटर बन गया है तो उसको हम रेट्रोस्टर्नल ग्वाइटर कहते हैं, ठीक है जी। सो आई विल राइट हियर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्वाइटर, द formation of the goiter behind the formation of goiter behind the sternum is called retro is called a retrosternal goiter। और स्टूडेंट, ये जो रेट्रोस्टर्नल ग्वाइटर है ये हमारे पास बन कैसा क्यों रहा है सर, ऐसा क्या रीजन हुआ कि ये हमारी स्टर्नम के ही पीछे आ गया। सो काइंडली अगर आप देखोगे ना थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर, तो हमें पता है कि थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होते हैं, एक सुपीरियर पोल होता है, एक इसका इंफीरियर पोल होता है। ये इसका ऊपर वाला इसका सुपीरियर पोल है, ये नीचे वाला इसका क्या इंफीरियर पोल है। अगर तो सुपीरियर पोल के ऊपर होता है तो आपको पता है थायराइड ग्लैंड है ज्यादातर आपकी नेक को इन्वॉल्व करता है। लेकिन अगर इंफीरियर पोल के ऊपर ग्वाइटर बनता है, लेट मी ड्रॉ हियर, अगर आपके इंफीरियर बॉर्डर के ऊपर ग्वाइटर बनता है तो ये आपकी नेक के नीचे की तरफ आएगा ना, ये आपकी स्टर्नम की तरफ आएगा। अगर यहाँ पर नड्यूल बन रहा है, काइंडली लोकेशन इसकी पूछी जाती है तो आपने बताना इंफीरियर पॉल ऑफ द thyroid gland। if nodule is formed there, if the goiter is formed on the inferior pole, it can reach towards the retrosternal goiter। अगर retrosternal goiter हमारे पास बन रहा है, क्या है, अगर रेट्रोस्टर्नल ग्वाइटर आपके पास बन रहा है तो उस पेशेंट के अंदर सिम्टम्स कैसे हैं? अब देखिए यहाँ पर हम वी आर नॉट मैसी अबाउट द हाइपरथायरॉयडिज्म सिम्टम्स और हाइपोथायरॉयडिज्म सिम्टम्स, here we are messy about the compressive symptoms of your nodule, compressive symptoms of your goiter। तो जैसे आपका गोइटर इंफीरियर पोल के ऊपर बनेगा तो उसकी वजह से इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, कंप्रेसिव सिम्टम्स आएंगे। वो कंप्रेसिव सिम्टम कौन कौन सी है कांडी, सबसे पहले पेशेंट के अंदर हो सकता है डिस्फेजिया। क्या हो सकता है, डिस्फेजिया। व्हाट इज द डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डिस्फेजिया, आपका पता है आपका डिस्फेजिया प्रॉपर टॉपिक है अलग, इंशाल्लाह हम ना जीआईटी के अंदर डिस्कस करेंगे, जीआईटी की सर्जरी के अंदर। सॉलिड सब्सटेंसेस डिस्फेजिया, लिक्विड सब्सटेंसेस डिस्फेजिया, सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस डिस्फेजिया, अपर जीआईटी अपर एसोफेगस डिस्फेजिया, लोअर एसोफेगस डिस्फेजिया। तो बड़ा मजे का टॉपिक है ये वाला, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो डिस्फेजिया क्या होती है, डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग, ये पेशेंट को स्वॉल्विंग के अंदर डिफिकल्टी आ रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, यू नो दैट स्टूडेंट्स कि हमारा ये जो ग्वाइटर है ये ग्वाइटर कंप्रेस कर रहा है किसको, आपकी एसोफेगस को। तो यहाँ पर एसोफेगस कंप्रेशन की वजह से पेशेंट को डिस्फेजिया हो रहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एसोफेगस की कंप्रेशन की वजह से। अब दूसरी तरफ आते हैं जी, और क्या सिम्टम आ सकती है पेशेंट के अंदर, डिस्निया। डिस्निया क्या होता है जी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब ये जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है ये क्यों सिम्टम आ रही है पेशेंट के अंदर, क्योंकि बच्चों आपकी जो ट्रेकिया है यहाँ पर ट्रेकिया कंप्रेस हो रही है, यहाँ पर जो ट्रेकिया है वो ट्रेकिया हमारे पास कंप्रेस हो रही है। तो डिस्फेजिया, डिस्निया, और अगर पेशेंट के अंदर ग्वाइटर बना हुआ है स्टर्नम के पीछे तो वो पेशेंट का रेट्रोस्टर्नल ग्वाइटर है। इसके लिए फिर हम एक साइन चेक करते हैं, इस साइंस को क्या कहते हैं, कॉम्बर्सन साइंस। क्या है हमारे पास, कॉम्बर्सन साइन। अब कॉम्बर्सन साइंस होता क्या है कि इस पेशेंट के अंदर आप काइंडली देखिएगा, यहाँ पर ये देखो, ये बिल्कुल ये है, हालांकि ये भी रेट्रोस्टेनल ग्वाइटर का पेशेंट है। हम इसको कहते हैं चल भी अपने हाथ ऊपर की तरफ कर, जैसे डॉक्टर असलाम को वो फोर्थ फिफ्थ क्लास के अंदर टीचर नहीं कहती चल बेटा बाहर जाके धूप में अपने हाथ खड़े करके खड़ा हो जाओ उधर जाकर। तो अगर हम इस पेशेंट के हाथ ऊपर की तरफ, ये देखो एलिवेशन ऑफ द आर्म्स, हम जैसे इसके हाथ ऊपर खड़े करवाएंगे स्टूडेंट्स, इस पेशेंट का क्या हो जाएगा, रेडनेस ऑफ फेस। क्या हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर,
रेडनेस ऑफ फेस होना शुरू हो जाएगी। अब इसका रीजन क्या है कि इस पेशेंट की जो सुपीरियर वेना केवा है वो भी क्या है साथ कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। इवन दो जब तक तो उसके हाथ नीचे नहीं आता, अब जैसे ऊपर जाएगा प्रेशर ज्यादा, आप अभी बैठे हो ना, आप काइंडली देखो आपकी नेक के ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा। अब अपने हाथ ऊपर करके देखो। अब इस पेशेंट के अंदर जिसकी नेक के अंदर ऑलरेडी क्वार्टर बना हुआ है, जैसे हम इसकी आर्म एलिवेशन करते हैं तो वो जो कंप्रेशन है वो और ज्यादा हो जाती है, तो स्पीड वेना केवा भी कंप्रेस होती है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर रेडनेस ऑफ द फेस उसी टाइम आपको नजर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, सो ओमेटल साइंस पॉजिटिव इन द रेट्रोस्टर्नल ग्वाइटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेडनेस ऑफ फेस, रेडनेस ऑफ फेस ऑन ऑन एलिवेशन ऑफ आर्म्स, कि जैसे हम आर्म्स की एलिवेशन करते हैं पेशेंट की तो उसके फेस की रेडनेस होना शुरू। यार काइंडली मैं आपको जितने साइन लिखवा रहा हूँ याद, अब देखो अच्छी सर्जरी हमें तभी आएगी जब हम इन चीजों के ऊपर काम करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हमारा मकसद ये नहीं कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें या हम एग्जाम के लिए पढ़ें, क्योंकि आपको पता है कि अगर एग्जाम के लिए आपको पढ़ाना हो ना तो वो तो मेरे ख्याल में मैं 25-30 दिन के अंदर जितनी की सर्जरी वहां पर आती है ना हम पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक अच्छी सर्जरी आए, कि जब आप इवन तो आप सर्जरी की रोटेशन के अंदर जाओ ना तो इंशाल्लाह आपको साइन सिम्टम डोजेज यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, छोटी छोटी माइनर चीजें भी आपको पता हो। और चूंकि हम बेसिक भी साथ लेके जा रहे हैं, मेडिसिन भी लेके जा रहे हैं और सर्जरी भी, तीनों चीजें हम इकट्ठी लेके जा रही हैं इंशाल्लाह, फिर इससे जो आपका एक बहुत बड़ा जो कहते हैं ना बल्क ऑफ नॉलेज बनेगा, जिस भी आप मतलब के डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे फिर आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम छोटी छोटी बातों के ऊपर बड़ा टाइम लगा रहे हैं, और जैसे हमने पढ़ा था मोबियस साइन क्या होता है, स्टीलबैक साइन क्या होता है, नेफ-जिगर साइन क्या होता है, जोफ्रे साइन क्या होता है, इसी तरह फिर हमने कल वार्टन साइंस पढ़ा था, इसी तरह फिर आज हमने कुम्बर्टन साइन पढ़ा। इसके अलावा बड़े साइन आगे जाओ ना, आगे इंशाल्लाह हम करते जाएंगे। ये हम बार बार इसका टेस्ट होगा तो इंशाल्लाह आपको भी साथ याद हो जाएंगे। तो ये था हमारा रेट्रोस्टर्नल क्वार्टर। अब आपने इसको डायग्नोज कैसे करना है स्टूडेंट्स, डायग्नोज के लिए ना सबसे पहले आपने इस पेशेंट का करवाना है एक्सरे। एक तो आपने वो साइन देख लिया ना, दूसरा आपने इसका एक्सरे करवाना है। जब आप इसका एक्सरे कराओगे ना तो आपको क्या नजर आएगा, ग्वाइटर। ग्वाइटर आपको कहां पर नजर आएगा, ग्वाइटर ऑन द मेडिएस्टिनम एरिया, मेडी एस्टिनम एरिया। मेडी एस्टिनम एरिया वाले के एरिया के अंदर आपको ये देखो नजर आ रहा है ये शेडो, ये आपका क्या है, इस स्टर्नम के पीछे आपका ग्वाइटर आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिट्रोस्टर्नल ग्वाइटर है। अब इसको ज्यादा क्लियर देखने के लिए आपको पता हम क्या करवाते होते हैं, नेक्स्ट सीटी स्कैन, ताकि उससे आपको साइज का भी पता चल जाए, कितनी कंप्रेशन कर रहा है वो भी आपको पता चल जाता है। तो एक्सरे और सीटी स्कैन आपको हेल्प करेगी इस चीज को डायग्नोस करने के अंदर। फिर हम आगे आते हैं सिम्टम्स की, सॉरी ट्रीटमेंट की तरफ। जाहिर बात है ग्वाइटर बना हुआ है तो हमारे पास सबसे पहला काम क्या है कि ग्वाइटर बना है तो हम इस ग्वाइटर को रिमूव करेंगे। तो ग्वाइटर को रिमूव करने के लिए कौन सी सर्जरी की जाती है, दैट इज अ थायरॉइडेक्टोमी, थायरॉइडेक्टोमी। और आपको पता है फिर थायरॉइडेक्टोमी की भी आगे मजीद दो टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी, एक तो हम कहते हैं टोटल थायरॉइडेक्टोमी, टोटल थायरॉइडेक्टोमी, और दूसरा हम कहते हैं सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी। ठीक है, सब टोटल, सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी। वो डिपेंड करता है पेशेंट की एज के ऊपर, पेशेंट की सिम्टम कितनी ज्यादा वर्स है। ठीक है, तो ये मैं आपको वैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे कि टोटल थायरॉइडेक्टोमी हम ज्यादा प्रेफर करते हैं यंग लोगों के अंदर, और सब टोटल हम ज्यादा प्रेफर करते हैं एल्डर्स के अंदर। अब इस पेशेंट में आपने ना प्रेफर करना है ज्यादा सर्जरी को, रिट्रोस्टर्नल ग्वाइटर वाले को। जिस चीज को आपने प्रेफर नहीं करना वो है आपका मेडिकल ट्रीटमेंट। काइंडली यहाँ पर चले मैं लिख देता हूँ कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये वाला जो ग्वाइटर है ना रिट्रोस्टर्नल, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, रिट्रोस्टर्नल ग्वाइटर वाले पेशेंट के अंदर डॉक्टर बासी आपका जो एंटी थायराइड ड्रग्स हैं या आपका रेडियो एक्टिव जो रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी हम करते हैं वो यहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। यहाँ पर आपने इस पेशेंट को नहीं देना। यहाँ पर लिख देता हूँ जी, क्या है जी, आपने इस पेशेंट को एंटी थायराइड, एंटी थायराइड ड्रग्स आपने इस पेशेंट को नहीं देनी। और इसका रीजन है, ये नहीं कि हवाई बातें हम नहीं करें, यहाँ पर इसका रीजन है कि हम इस पेशेंट को एंटी थायराइड जो थेरेपीज हैं वो इसको हम क्यों नहीं देते, हम सर्जरी की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जब आप इसको एंटी थायराइड ड्रग्स देते हो ना तो
पेशेंट के अंदर T3 T4 की प्रोडक्शन कम हो जाती है ना। जब T3 T4 की प्रोडक्शन कम होती है तो आपका पीछे से TSH आता है, वो TSH आके आपके थायराइड ग्लैंड को और ज्यादा स्टिमुलेट करता है, जिससे जो ग्वाइटर है ना वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो आपको जो कंप्रेसिव सिम्टम है वो ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम इस पेशेंट को एंटी थायराइड ड्रग्स नहीं देते। ठीक है।